एक युद्ध के दौरान शब्द भी अस्त्र की तरह काम करते हैं। जहां तीर, कमान, भाले, बर्छे शरीर को घायल करते हैं, शब्द मनोबल तोड़ने के काम आता है। और ऐसा आपको रामायण में श्री राम का खरदूषण के साथ हुए युद्ध में भी संदर्भ मिल जाएगा। परंतु जब एक बार युद्ध विराम हो गया, उसके बाद शब्दों से अपमान एक कायर योद्धा की निशानी ही हो सकती है, किसी वीर की नहीं। भारत के सनातन और गौरवशाली संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर, खास करके महाभारत प्रास्त रखने वाले आप सभी का महाभारत एक खोज के इस महाअभियान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं विवेक दत्त मिश्र। मां भारती आप सभी का कल्याण करे। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की पांडुपुत्र युधिष्ठिर के राजसूय के मध्य में आने वाले ब्रह्म राक्षस की, जरासंध की। जरासंध का वध हुआ। श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर इंद्रप्रस्थ वापस आते हैं और राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू हो जाती है। और इसका पहला चरण है दिग्विजय, यानी कि संपूर्ण आर्यवर्त को आपकी शरणागति स्वीकार करनी होगी ताकि आप उसके एक छत्र सम्राट कहलाने के योग्य हो जाएं। और इसी अभियान में निकलते हैं अर्जुन, भीमसेन, सहदेव और नकुल। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर। चर्चा आरंभ करते हैं उत्तर से। अर्जुन युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं और मार्ग में पड़ने वाले समस्त राजाओं को पराजित करते हैं। अनेक राजा इस मार्ग में आते हैं, पर मैं उन सभी का अलग अलग वर्णन आपको नहीं करूंगा। सिर्फ मुख्य राजाओं की चर्चा हम यहां पर करेंगे। और इस मार्ग में कदाचित सबसे महत्वपूर्ण राज्य था प्रज्योतिष, जिसके राजा थे भागदत्त। इंद्र के मित्र थे, अद्भुत योद्धा थे, और उनके पराक्रम के विषय में हम कुरुक्षेत्र में भी चर्चा करेंगे। भागदत्त और अर्जुन का लंबे समय तक घनघोर युद्ध होता है, 8 दिनों का घमासान। पर अंत में भागदत्त अपनी पराजय स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, पिता यानी कि इंद्र, और युद्ध में मैं इंद्र का भी सामना कर सकता हूं। पर हे पार्थ, मैं तुम्हारे सामने विवश हूं, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। इस पर अर्जुन कहते हैं, आप मेरे पिता के मित्र हैं और मुझसे भी मित्रवत वार्ता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अतः मैं आप पर बल का प्रयोग नहीं करूंगा, एक विनती करूंगा, सम्राट युधिष्ठिर की शरणागति स्वीकार करें। और भागदत्त अर्जुन की इस विनती को आदेश मानते हुए धर्मराज की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। इस युद्ध में एक विशेष बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। भागदत्त पराजय स्वीकार करते हैं, पर अर्जुन के पास कोई विजय भाव नहीं है। पराजित शत्रु के भी आत्मगौरव को क्षय नहीं करते। ऐसा ही पहले अर्जुन ने गंधर्व चित्ररथ के साथ किया था, और भविष्य में भी ऐसे अनेक अवसर आएंगे जहां अर्जुन विजयी होने के बाद न सिर्फ अपने शत्रु को जीवन दान देंगे, वरन उसके मान और सम्मान की रक्षा भी करेंगे। और सच तो यह है कि ऐसा सिर्फ अर्जुन जैसे वीर योद्धा ही कर सकते हैं, वरना महाभारत में आपको अनेक योद्धा मिलेंगे जो शत्रुओं पर न शर से आक्रमण करते हैं, वरन शब्दों से भी आहत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। उनके आत्मगौरव, आत्मबल को ध्वस्त करने में भी नहीं झिझकते हैं। ध्यान रखें, एक युद्ध के दौरान शब्द भी अस्त्र की तरह काम करते हैं।
जहां तीर, कमान, भाले, बर्छे शरीर को घायल करते हैं, शब्द मनोबल तोड़ने के काम आता है। और ऐसा आपको रामायण में श्री राम का खरदूषण के साथ हुए युद्ध में भी संदर्भ मिल जाएगा। परंतु जब एक बार युद्ध विराम हो गया, उसके बाद शब्दों से अपमान एक कायर योद्धा की निशानी ही हो सकती है, किसी वीर की नहीं। भागवत को पराजित करने के बाद अर्जुन उत्तर में आगे की ओर बढ़ते हैं, कुबेर के प्रभाव वाले अनेक राज्यों को विजय करते हैं, अनेक दस्यु और लुटेरों को भी पराजित करते हैं, उनका नाश करते हैं। और ऐसा करते हुए अर्जुन पहुंचते हैं सुदूर उत्तर में स्थित हरिवंश में। हरिवंश के द्वारपाल अर्जुन को आगे न जाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, ये क्षेत्र मनुष्यों के लिए प्रतिबंधित है। जहां तक मनुष्य की पहुंच है वहां तक के प्रदेश को तुम विजित कर चुके हो, अतः अब यहां से वापस लौट जाओ। इस क्षेत्र में जीवित मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुम प्रवेश करोगे तो भी तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अतः हे अर्जुन, वापस लौट जाओ। अर्जुन कहते हैं, यदि क्षेत्र मनुष्यों के लिए प्रतिबंधित है तो मैं इस मर्यादा को उल्लंघन नहीं करूंगा, पर धर्मराज के राष्ट्रयज्ञ के लिए आवश्यक है कि आप उन्हें कर और उपहार देना स्वीकार करें। हरिवंश प्रदेश ने अर्जुन की बात को माना और अर्जुन को अनेकों उपहार के साथ विदा किया। इस प्रकार अर्जुन का उत्तर का अभियान पूर्ण हुआ। और जिस समय अर्जुन उत्तर की ओर अग्रसर थे, उसी समय भीमसेन ने कूच किया था पूर्व दिशा की ओर। पर राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश था। भीमसेन के मार्ग का कदाचित सबसे कठिन पड़ाव था पांचाल। राजा द्रुपद का राज्य, पांचाली का राज्य। पर जब तक सभी राजा शरणागति स्वीकार न कर लें, युधिष्ठिर के सम्राट बनने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता था। और भीमसेन पांचाल पर जोर तो आजमा सकते नहीं थे। अतः उन्होंने युक्ति से काम लिया, पांचाल से संधि की। और पांचाल ने भी युधिष्ठिर के सम्मान में आत्मसमर्पण किया। पर आगे के राज्य मित्रवत नहीं है। आगे चल के भीमसेन दशहरण राज्य के राजा सुधर्मा को मल्लयुद्ध में पराजित करते हैं। पर उनके बहादुरी और कौशल को देखकर उन्हें अपना सेना नायक नियुक्त करते हैं। इस प्रकार भीमसेन आगे बढ़ते हैं। फिर अनेक छोटे बड़े प्रदेशों को बिना अधिक बल का प्रयोग किए पराजित करते हुए भीमसेन पहुंचते हैं चेदी। चेदी के राजा हैं शिशुपाल। हां, वही शिशुपाल जिस जरासंध के एक सेना नायक भी थे, अपने बल और एक शक्तिशाली योद्धा होने के लिए संपूर्ण आर्यावर्त में प्रसिद्ध भी थे और साथ ही पांडवों के संबंधी भी थे। शिशुपाल की माता श्रुतशुभा महारानी कुंती की बहन थी। इस प्रकार पांडव और शिशुपाल मौसेरे भाई हुए। शिशुपाल ने बिना युद्ध किए ही भीमसेन की शरणागति स्वीकार कर ली और भीमसेन का स्वागत भी किया। अब ये बात थोड़ा विस्मय में डालता है कि शिशुपाल ने ऐसा क्यों किया। ध्यान रखें, वो जरासंध के पक्षधर थे, जरासंध के सहयोगी थे और उन्होंने जरासंध के वधकर्ता भीमसेन के समक्ष समर्पण किया। क्या ये संबंधों की मर्यादा थी अथवा कुछ और? महाभारत में स्पष्ट नहीं है, पर आने वाले अध्याय में इसके विषय में कुछ संकेत अवश्य मिलेगा, तो इंतजार करें। अपने दिग्विजय अभियान पर अग्रसर भीमसेन पहुंचते हैं कौशल, काशी, विदेह, मिथिला, मल, मत्स्य और निषाद क्षेत्र। और एक बड़े युद्ध के बाद उन निषादों को पराजित करते हैं। क्या ये निषाद एकलव्य था? एकलव्य भी निषादों का राजा था। ध्यान रखें, महाभारत में यह स्पष्ट नहीं है कि जिस निषाद राज को भीमसेन ने पराजित किया वो एकलव्य ही था। इस काल में
निषादों के अनेक राज्य थे और ऐसे ही एक निषाद राज्य को इसी दिग्विजय के अभियान में दक्षिण की ओर जाते हुए सहदेव भी पराजित करते हैं। तो ये पूरे प्रमाण के साथ नहीं कहा जा सकता कि उन दोनों में से एकलव्य कौन था। संदर्भ को देखकर ऐसा लगता है कि भीमसेन ने ही एकलव्य को पराजित किया होगा, क्योंकि एकलव्य का राज मगध के निकट है और एकलव्य मगध सम्राट जरासंध का सहयोगी था। अब संदर्भ के बिना यह कह पाना प्रामाणिक तौर से कठिन है कि एकलव्य को भीमसेन ने पराजित किया या सहदेव ने, पर इतना स्पष्ट है कि इन दोनों में से किसी एक ने तो एकलव्य को पराजित किया ही था, जिसका प्रमाण मिलता है हमें अगले अध्याय में, जब हम पाते हैं कि युधिष्ठिर के राजर्षि यज्ञ में एकलव्य भी सम्मिलित हैं और उन्हें युधिष्ठिर के चरण पादुका को संभालने का कार्यभार दिया हुआ है, उनके जूतों को संभालने का। इस विषय पर हम अपनी चर्चा अगले अध्याय में भी करेंगे। और ये संदर्भ हजारों वर्षों से अगर मगर के भंवर में त्रिशंकु के समान लटके हुए उस प्रश्न का काट्य है, जिसमें कई बार ठंडी आहें भरते हुए लोग कहते हैं, काश कि एकलव्य का अंगूठा न कटा होता तो निस्संदेह एकलव्य अर्जुन से बड़ा धनुधर हो सकता था। पर भीमसेन या सहदेव द्वारा पराजित एकलव्य इस बात का साक्ष्य है कि वो अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता था। हाँ, आप एकलव्य के पराजय को गुरु द्रोण पर मढ़ सकते हैं कि उन्होंने एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा, उससे महानतम धनुर्धर बनने का भविष्य चुरा लिया। इस विषय में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है अपने पहले खंड के अध्याय 19, जिसका शीर्षक था जाति हैरी जाति, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर अभी के लिए इस चर्चा पर विराम लगाते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, अर्जुन का एक नाम सव्यसाची भी है, एम्बिडेक्स्ट्रस, यानी कि अर्जुन अपने दोनों ही हाथों से बराबर कौशलता से धनुष का संधान कर सकता था। और ध्यान रखें, गुरु द्रोण ने एकलव्य का एक ही अंगूठा कटवाया था। इस विषय में आपका क्या मत है, हमें अवश्य बताइएगा, और आपसे आशा करूंगा कि आप खंड 1 के अध्याय 19 को अवश्य सुनेंगे। बहरहाल भीमसेन के अभियान को पूर्ण होने में अभी 2 और महत्वपूर्ण पड़ाव शेष हैं। पहला, मगध से शांतिपूर्ण शरणागति भीमसेन को नहीं मिलती है, और इसका कारण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी अभी भीमसेन ने मगधराज जरासंध का वध कर उनके पुत्र सहदेव को राजा बनाया था। फिर क्यों सहदेव ने युद्ध का मार्ग चुना, यह स्पष्ट नहीं है, पर एक बार फिर से मगध भीमसेन द्वारा पराजित होता है। भीमसेन के दिग्विजय युद्ध का कथा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ाव था अंग। जी हां, यह वही प्रदेश है जिसे वर्षों पहले भीमसेन के पिता राजा पांडु ने अपने विजय पथ में, अपने विजय अभियान में विजित किया था। और यह वो प्रदेश भी है जिसे दुर्योधन ने अपने परम मित्र कर्ण को दान में दिया था, ताकि वो अर्जुन से प्रतिस्पर्धा कर सके। तो भीमसेन का दिग्विजय रथ इसी अंग प्रदेश के बाहर आकर रुका है, और अंग को विजय किए बिना दिग्विजय पूरा नहीं हो सकता, और दिग्विजय पूरा हुए बिना न राजर्षि यज्ञ होगा, न युधिष्ठिर सम्राट बनाए जाएंगे। अतः कर्ण और भीमसेन के बीच एक घमासान होता है। निष्कर्ष, भीमसेन विजयी होते हैं, और यदि वो विजयी ना हुए होते तो जैसा मैंने कहा, न राजर्षि यज्ञ होता, न युधिष्ठिर सम्राट ही बनते। वर्षों पहले द्रौपदी स्वयंवर के अवसर पर इसी कर्ण को अर्जुन ने पराजित किया था, जिसके विषय में आप हमारी चर्चा सुन सकते हैं खंड 2 के अध्याय 8 धनुर्वेद मूर्त स्वरूपम में। और आज के युद्ध में भीमसेन कर्ण को पराजित करते हैं, और ये भीमसेन और कर्ण के बीच पहला युद्ध है, अंतिम नहीं। अभी और भी युद्ध शेष हैं, और उन पर चर्चा भी शेष है। कर्ण को पराजित करने के बाद भीमसेन पहुंचते हैं पौंडरक, जहां के राजा है वसुदेव। और वसुदेव सिर्फ नाम के वसुदेव नहीं हैं, वो स्वयं भी खुद को विष्णु के अवतार समझते हैं, और उनकी कहानी भी बहुत ही रोचक है, जिस पर चर्चा हम फिर कभी करेंगे। और इस प्रकार अंग, बंग, कौशल, काशी, मिथिला, विदेह, मगध
आदि प्रदेशों को विजित करते हुए भीमसेन पूर्व दिशा की ओर अपने दिग्विजय अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं। अब चलते हैं दक्षिण की ओर माद्रीपुत्र सहदेव के साथ। और सहदेव का दक्षिण का अभियान भी काफी रोचक रहा था। जैसा मैंने पहले कहा, दक्षिण में सहदेव का भी सामना होता है एक निषाद राज से, और हम प्रमाणिक तौर पर यह नहीं कह सकते कि भीमसेन या सहदेव में से किसने एकलव्य को हराया था। किसी एक ने हराया था, यह अकाट्य है। सहदेव के मार्ग में अनेक राज आते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कुंती भोज का नगर। कुंती भोज कुंती के दत्तक पिता का राज्य, पांडवों के नाना का राज्य। और जैसा पांचाल ने किया, जैसा चेदी ने किया, कुंती भोज ने भी अपने नवा से युधिष्ठिर के सम्राट बनने हेतु उनकी शरणागति स्वीकार कर ली। इस मार्ग का एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रदेश है महिष्यमती। हाँ, महिष्यमती बाहुबली सिनेमा के बाद काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। इस काल में महिष्यमती के राजा हैं नील, जो मानो अजय हैं, क्योंकि उनकी ओर बढ़ते हुए हर शत्रु के मार्ग में अवरोध बन जाते हैं। महिष्यमती के इष्ट देव अग्निदेव। कोई भी शत्रु अग्निदेव का सामना नहीं कर सकता। कदाचित शक्ति के मामले में सहदेव भी अग्निदेव को पराजित न कर पाते, पर सहदेव युक्ति से काम लेते हैं। वो युद्ध नहीं करते, अग्निदेव का आवाहन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि हे अग्निदेव, आप यज्ञ के मुख हैं, आपके द्वारा ही देवगण यज्ञ का भाग पाते हैं, और मेरा यह अभियान राजश्री जैसे महान यज्ञ के लिए है, अतः आप मेरे मार्ग में बाधा न बने। अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि मैं महिष्यमती का संरक्षक हूं, पर मैं धर्म जानता हूं। राजा नील समझ जाते हैं और अपने इष्ट के सम्मान के लिए सहदेव की शरणागति स्वीकार करते हैं। इसके बाद सहदेव दंडक वन की ओर जाते हैं और वहां के ग्रीक और यूनान राज्यों को अपनी शरणागति स्वीकार करवाते हैं। ध्यान दें, ग्रीक और यूनान राज्यों को। पर ग्रीक और यूनान आर्यावर्त के दक्षिण में कैसे आ गया, ये स्पष्ट नहीं है। मेरा मानना है कि आर्यावर्त की जम्बूद्वीप की ग्रीक और यूनान से व्यापारिक संबंध रहे होंगे, और यहां पर जिसे हम राज्य कर रहे हैं, कदाचित वो ग्रीक और यूनान का व्यापारिक व्यावसायिक शिविर हो। यहां पर आपको प्राचीन काल के भारत के व्यावसायिक संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है, और इसीलिए कहता हूं कि सभा पर्व एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है हमारे प्राचीन सांस्कृतिक, राजनैतिक और व्यावसायिक संबंधों को समझने के लिए। और दंडक वन के बाद सहदेव का अंतिम पड़ाव होता है लंका। लंका के राजा हैं विभीषण। जी हां, रावण के अनुज विभीषण। और ज्ञात ही विभीषण भारत के प्राचीन दस्तावेजों के हिसाब से 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। विभीषण श्री राम के समय भी धर्म के पक्षधर थे, और आज युधिष्ठिर के समय भी धर्म के पक्षधर हैं, और इसलिए विभीषण भी पांडवों की शरणागति स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार सहदेव दक्षिण का अपना वो अभियान पूर्ण करते हैं, और ऐसा लगता है कि सहदेव के विजय अभियान का मार्ग श्री राम के मार्ग से मिलता जुलता है, दंडक होते हुए लंका। अब चलते हैं पश्चिम की ओर, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नकुल, और इंद्रप्रस्थ के पश्चिम में है द्वारका और मद्र, और मद्र के राजा शल्य। द्वारका और मद्र दोनों ही मित्र राष्ट्र हैं। शल्य नकुल के अपने मामा हैं, उनकी माता माद्री के अग्रज हैं, और कृष्ण तो चिरकाल के सहयोगी। दोनों ही युधिष्ठिर को अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। और इन दो अत्यंत शक्तिशाली मित्र राष्ट्रों के होने के कारण ऐसा लगता है कि नकुल का विजय पथ अपने बाकी 3 भाइयों की तुलना में अधिक सरल था। तो इस प्रकार पश्चिम के अनेक छोटे बड़े राज्यों को
या तो पराजित करते हुए या संधि द्वारा मैत्री करते हुए नकुल ने भी अपना विजय अभियान पूर्ण किया। और कदाचित इसके साथ हमारा आज का अध्याय भी पूर्ण होता है। पर जाने से पहले एक बार ध्यान दिलाना चाहूंगा राजर्षि यज्ञ की मर्यादा की ओर। राजर्षि यज्ञ और सम्राट बनने के लिए ये अपेक्षित था कि प्रदेश का हर राजा, हर राज्य आपको अपना सम्राट स्वीकार करे, युद्ध द्वारा या संधि द्वारा। इसलिए न सिर्फ शत्रुओं पर बल का प्रयोग कर उन्हें विजयी किया गया, मित्र राज्यों के दरवाजे पर भी दस्तक दी गई। पांचाल, चेदी, कुंती, मद्र और यहां तक कि द्वारका। इस संपूर्ण विजय अभियान में सिर्फ एक ही अपवाद था, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्यों? क्योंकि उस संबंधी नहीं थे, एक ही कुल थे। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के राज्य का बंटवारा हुआ था, कुल का नहीं। अतः हस्तिनापुर छोड़ हर राज्य से अपेक्षित था युद्ध करें या शरणागति स्वीकार करें। और यहां पर स्पष्ट किया गया है किसने युद्ध किया और किसने शरणागति स्वीकार की। और इस प्रस्तावना का एक और भी विशेष कारण है। कर्ण के प्रशंसकों के लिए यह पचा पाना बहुत ही मुश्किल है कि भीमसेन ने उसे युद्ध में पराजित किया। और जैसा कि हमेशा ही होता है कि कर्ण के प्रशंसक कर्ण के प्रत्येक पराजय के लिए कोई ना कोई आवरण ढूंढने का प्रयत्न करते रहते हैं। राजर्षि यज्ञ में भीमसेन द्वारा पराजित हुए कर्ण के लिए दो अलग अलग ऐसे तर्कों को ढूंढा है जो एक दूसरे का ही परस्पर विरोध करते हैं। पहला, उनका मानना है कि कर्ण और भीमसेन का युद्ध संभव ही नहीं था, क्योंकि अंग हस्तिनापुर का सहयोगी राज्य था और कोई भला अपने सहयोगी राज्य पर आक्रमण क्यों करेगा। और आज के अध्याय को सुनने के बाद आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि ये राजर्षि यज्ञ की मर्यादा थी। पांचाल, चेदी और यहां तक कि द्वारका तक भी युद्ध या संधि का प्रस्ताव भेजा गया। और यहां कर्ण के साथ एक घमासान युद्ध का वर्णन भी है। दूसरा तर्क पहले से भी ज्यादा हास्यास्पद है। इस विजय अभियान में भीमसेन ने जिस अंगराज कर्ण को पराजित किया वो कोई दूसरा ही कर्ण था। और ऐसी चर्चा वो गुरु दक्षिणा पर्व में पांचाल में हुए पराजय के विषय में भी करते हैं और द्रौपदी स्वयंवर में असफल हुए कर्ण के विषय में भी। उन दोनों संदर्भों में उनका मानना है कि जो कर्ण पराजित हुआ, जो कर्ण सफल हुआ, वो धृतराष्ट्रपुत्र कर्ण था। पर यहां पर तो स्पष्ट अंगराज कर्ण है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि भीमसेन के दिग्विजय के समय अंग प्रदेश में कोई दूसरा ही कर्ण राज्य कर रहा था? और यदि ऐसा है तो यह तभी संभव है जब वो दूसरा कर्ण महान धनुर्धर कहे जाने वाले दुर्योधन के परम मित्र राधेय कर्ण को भीमसेन से पहले युद्ध में पराजित कर अंग देश का राजा बन बैठा हो और जिसकी जानकारी किसी को भी ना हो, क्योंकि वेद व्यास ने अपने महाभारत में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं किया कि किसी अन्य कर्ण ने दुर्योधन के मित्र राधेय कर्ण को पराजित किया और स्वयं अंगराज बन बैठा। और भीमसेन द्वारा पराजित होने के बाद वो अंगराज एक बार फिर से गायब हो जाता है और दुर्योधन का मित्र राधेय कर्ण फिर से अंग का शासक बनता है। आपका क्या मानना है इस विषय में? एक, भीमसेन ने दुर्योधन मित्र कुंती पुत्र राधेय कर्ण को पराजित किया, या दो, भीमसेन के वहां पहुंचने के पहले ही किसी दूसरे कर्ण नाम के व्यक्ति ने दुर्योधन मित्र कुंती पुत्र कर्ण को पराजित कर स्वयं को अंग का राजा घोषित कर दिया था। अपने विचार हम तक पहुंचाएं। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे राजर्षि यज्ञ की, एक और ब्रह्म राक्षस की। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, श्रुति स्मृति परंपरा का यूं ही विस्तार कराते रहें। फिर से याद दिलाऊंगा, आपके सहयोग और सहभाग से ही भारत की प्राचीन संस्कृति का विस्तार संभव है। हर रविवार सुबह 11 बजे आप, मैं और महाभारत, मां भारती आपका कल्याण करें।